हेलो, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका स्वागत है मास्टर्स ऑफ साइंस के इस एजुकेशनल चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और इनकी डिफिनीशंस क्या होती है, इनकी संरचना कैसी होती है। आज की वीडियो में उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं गोली दर्पण से जो यानी कि स्फेरिकल मिरर से जो रिलेट करेंगे, है ना। यानी कि सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशंस जो कि हमें स्फेरिकल मिरर को समझने में और उससे बनने वाले इमेज को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टॉपिक है पोल ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण का ध्रुव। ठीक है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है उससे पहले हम देख लेते हैं दर्पण कैसा होता है। हमने जाना कि स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है। पहला क्या है वो कॉन्केव मिरर। पहला है कॉन्केव मिरर, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। अगर आपको समझ नहीं आया कि इसको अवतल दर्पण क्यों कहते हैं या कनकेव मिरर क्यों कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण क्यों कहते हैं, ठीक है, और इनका मतलब क्या होता है, इनको पहचाने कैसे, इनका डिफरेंस कैसे करें, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को जरूर देखें। वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, इनको पहचाना कैसे जाए। ठीक है, कनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर जिसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, इनकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। कनकेव मिरर यानी केव की तरह, ये आपका कनकेव मिरर हो जाएगा, जिसमें जो शेडेड साइड है, जो पॉलिश्ड साइड है, वो बाहर की तरफ होगा और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा। ठीक है, दूसरा आपका है कॉन्वेक्स मिरर, वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो अंदर की तरफ होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। ये दर्पण है हमारा, ये आपका कॉन्केव है यानी कि अवतल दर्पण है। ये आपका कॉन्वेक्स है यानी कि उत्तल दर्पण है। कैसे हम जाने कि इसका ध्रुव कहाँ पे है, तो बहुत ही आसान तरीका, आप इसका पॉलिश सरफेस समझ रहे हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ रहे हैं, यानी कि जो पुताई किया हुआ जो सरफेस है ना, कलई किया हुआ, और उसके साथ साथ परावर्तक जो तल है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ मिरर। यानी हिंदी में कहें तो परावर्तक तल का जो बिल्कुल बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट है, मध्य बिंदु है, चाहे वो ये हो और चाहे ये हो, ये मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और पोल के सब्स्टिट्यूट में हम इसको P से डिनोट करते हैं। कितना इजी था, आसान था कि नहीं? अगर आसान था तो कमेंट में एक थम्स अप दीजिए। तो ये देखिए पोल ऑफ मिरर को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया है, इसको आप बना सकते हैं। अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए डिफिनीशन भी लिख देता हूं, यहाँ पे छोटा सा डिफिनीशन मैं लिख देता हूं। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग surface of mirror is called pole of mirror। अब वो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको खोजना है और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, इधर से भी उतनी डिस्टेंस, इधर से भी उतनी डिस्टेंस, जैसे ही आपने उस मिड पॉइंट को डिनोट किया वो क्या बन जाएगा, पोल ऑफ मिरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आने वाले बाकी 6-7 टर्म इसी के बेस पे हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इसी के हेल्प से हम डिफाइन करेंगे, इसलिए पोल ऑफ मिरर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम देकर लिख सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, दर्पण का क्या कहते हैं बच्चा, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अच्छा और बताइए, आपने पोल शब्द इससे पहले कहाँ सुना था? क्या आपने अर्थ का नॉर्थ पोल, साउथ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल सुना है? अगर सुना है तो आप उसको डिफाइन कीजिए कि क्या होता है अर्थ का नॉर्थ पोल और क्या होता है
अर्थ का साउथ पोल और इसका क्या महत्व है, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स है या इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या वहां पे अलग होता है, इस चीज को अगर आपको पता है तो वहां डिफाइन कीजिए। और क्या समानताएं हैं अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में और मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, क्या दोनों एक जैसे व्यवहार करते हैं या कुछ अलग है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र, ठीक है। सेंटर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, है ना, बीच का पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच। कर्वेचर, अगर कर्वेचर को हम देखें तो कर्व को कंप्लीट करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कर्वेचर। कर्व मान के चलिए ये आपका कौन सा है, कॉनकेव, ये कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है आपका मिरर, कन्वेक्स मिरर है। ये वाला कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो ये आपका जो कर्व है ये आधा अधूरा है कि नहीं? ये जो वक्र है, वक्रता, वक्र की वक्रता कैसे कंप्लीट होगी? उस जो आपका स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड वक्रता या फिर कर्वेचर। जो भी आपको एक कर्व दिया जाए उस कर्व को, पॉइंट को उसी स्लोप पे आप ले जाके अगर मिलाएं तो लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कर्वेचर, दैट इज कर्वेचर, है ना। और उस कर्वेचर का जो सेंटर होगा वही कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए ये जो स्फेरिकल मिरर है हमारा, ये स्फेरिकल मिरर क्या है, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि स्फेरिकल मिरर जो होता है ये किसी हॉलो सिलिंड्रिकल स्फेरिकल ग्लास के जो एक सिलेंडर होता है उसका कोई टुकड़ा होता है ना। एक जो आपका खोखला बेलन होता है, कांच का गोली खोखला बेलन जो होता है उसका एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। सपोज कीजिए मैंने बताया भी था कि ऐसे आपका मान के चलिए कोई ये बेलन है, सिलेंडर है आपका जो कि कांच का है, इसके एक टुकड़े को हम यहाँ से काट लेंगे और ये जो टुकड़ा कटेगा ना इसी को हम बाद में पॉलिश करके इधर से और क्या बना देंगे, अपना मिरर बना देंगे। तो ये जिस भी खोखले गोले का भाग है यानी जिस भी ये सिलेंडर का भाग है उस सिलेंडर का जो सेंटर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो आइए इसकी संरचना को हम कंप्लीट करते हैं। इसकी संरचना को हम डॉट से कंप्लीट करते हैं। सपोज कीजिए कि इसको ऐसे मिलाने पे ये कर्व बनता है और इसको मिलाने पे कुछ ऐसा कर्वेचर बनता है। तो अब ये बन गया हमारा क्या, सर्कल बन गया। तो सर्कल का जो सेंटर होगा वही इस कर्वेचर का सेंटर होगा। इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी द कर्वेचर ऑफ दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर, इस कर्वेचर का, यानी इसकी वक्रता का जो केंद्र है वो कहाँ है, यहाँ पे है, और इसकी पूरी वक्रता का केंद्र यहाँ पे है। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यही जो वक्रता का केंद्र है ये आपके जो मिरर है यानी कि दर्पण है इसका भी केंद्र कहलाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और पूछिए कि हाँ क्या चीज समझ में नहीं आ रही है इसमें से। तो जो आपका मिरर था हमने उस मिरर के कर्व को कंप्लीट किया। कर्व को कंप्लीट करने पे जो उसका सेंटर मिला वही सेंटर हमने कह दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो आपका ये वक्र है इस वक्र को मिलाने पे जो बना उसको बोला वक्रता, और उस वक्रता की जो केंद्र है उसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। आइए डेफिनेशंस देख लेते हैं, तब तक आप इसको बना लीजिए। डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या होना चाहिए डेफिनेशंस वक्रता केंद्र का, है ना। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे, द सेंटर ऑफ द hollow यानी कि खोखला, hollow spherical cylinder hollow spherical cylinder, the center of the hollow spherical cylinder whose part is the mirror is called as center of curvature, है ना। यानी द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेरिकल सिलेंडर, जो हॉलो स्फेरिकल सिलेंडर है हमारा उस सिलेंडर का जो सेंटर पॉइंट है वही, वो सिलेंडर से ही तो मिरर बना हुआ है, तो उस सिलेंडर का जो सेंटर पॉइंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कर्वेचर का भी सेंटर पॉइंट कहलाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि दर्पण जिस गोलीय
खोखले बेलन का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो हमने आपको फिगर बना के भी बता दिया, ऐसे भी बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला पॉइंट जो कि होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। हमने देखा कि वक्रता केंद्र कैसे निकालते हैं, कर्वेचर को कंप्लीट कीजिए, उसके सेंटर को खोज लीजिए, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि वक्रता को पहचानिए और उसके केंद्र को देखिए, वो वक्रता केंद्र हो जाएगा। अपनी परिभाषा अपने नाम में ही लिया हुआ है। उसी तरीके से वक्रता त्रिज्या, जो केंद्र आपने ढूंढा यानी वक्रता केंद्र जो ढूंढा आपने, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर खोजा, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप किसको मिला दीजिए, पोल को मिला दीजिए। तो उसका जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने कहा था ना पोल की जरूरत बार बार पड़ेगी, इसलिए पोल को अच्छे से समझिए। तो आप लिखेंगे इसके डिफिनेशन में लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called as radius of curvature। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। चूंकि रेडियस है तो इसको किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं दर्पण के ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अब आप देख लीजिए, ये हमारा हो गया मिरर। ठीक है। ये सपोज कीजिए कि उसका पेंटेड साइड है, इस तरफ हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा बन गया पोल। ठीक है। और पोल को जो हमने इसको कंप्लीट किया तो ये हमारा बना कर्वेचर, ये हमारा बना सेंटर को हमने दिखाया सी से, और जैसे ही सी से दिखाया तो जो ये लाइन इसको मिला रही है, तो ये जो डिस्टेंस आ गया ये क्या हो गया, आर हो गया हमारा। क्या हो गया, आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। जल्दी से इसको उतार लीजिए, कोई डाउट आपके अंदर नहीं छोड़ा जाएगा, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और वीडियो को तब तक अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ भी, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी, सब पढ़ ले, सब बढ़ जाए थोड़े थोड़े, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रिंसिपल फोकस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। आइए देखते हैं जी, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि आप आने वाली वीडियोस में, आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे कि हमको पता चलेगा कि कैसे एक कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाती है। तो ऑब्जेक्ट को हमको प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना होता है, या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हम ऑब्जेक्ट को सोचते हैं। जो भी वस्तु का हमको चित्र बनाना होगा, जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब देखना होगा, उसको हम मुख्य अक्ष के सापेक्ष ही देखते हैं। इसलिए मुख्य अक्ष को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं क्या होता है मुख्य अक्ष। पिछले पॉइंट में हमने बताया कि अगर ये आपका क्या है, ये आपका मिरर है, और इस मिरर को अगर हम कंप्लीट करके कर्वेचर बनाते हैं, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज कर लीजिए, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, लेकिन सपोज कर लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, जो रेखा है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा को ही हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है। तो आप डाउट में मत आइए, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है,
वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। लेकिन दूरी की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस लाइन की बात कर रहे हैं जो रेखा इसको मिला रही है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आइए डेफिनेशंस लिख लेते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में जल्दी जल्दी से। द लाइन ज्वाइनिंग पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ curvature is called as principal axis। ठीक है, जो रेखा हिंदी में अगर हम लिखें तो जो रेखा किसको मिलाती है, वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, हमने डिफिनेशन लिख दिया, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे, कोई भी डाउट तो नहीं है इसमें, मुझे लगता है कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, वहाँ लिखिए, पूछिए। ठीक है, और जो मास्टर्स ऑफ साइंस का टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे पीडीएफ नोट्स, सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, और जो चर्चा आपको करनी होगी वो सारी चर्चा परिचर्चा हमारी उसी पे चलेगी। इसलिए आप उसको जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल फोकस। आइए देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के मिरर्स हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्केव मिरर। दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है लाइट के साथ। ठीक है, एक तो कन्वर्जेंट नेचर का है जो कि सभी को क्या कर देता है, एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, हर लाइट रे जितनी भी उसके ऊपर डाली जाए सबको इकट्ठा कर देता है। पर दूसरा उसमें से क्या है, डाइवर्जेंट नेचर का है। डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं अपसारी। एक अपसारी है और एक अभिसारी है। अभिसारी यानी कि इकट्ठा कर देने वाला, अपसारी यानी फैला देने वाला। तो दोनों के लिए डिफिनेशंस लगभग सेम है, बस छोटा सा अंतर है। आइए देखते हैं क्या होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो पहले मैं समझा देता हूँ डेफिनेशन, उसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा सपोज कर लीजिए क्या है, कौन सा मिरर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा मिरर है ये। अभी कैसे बताएं सर, पहले आपको तो कलर करना पड़ेगा, इसको पेंट कीजिए। तो हाँ, ये पेंट कर दिया सर। अब हम बता सकते हैं कि ये कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में हम लोग देखिए, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल से मिला है तो बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान दीजिए कि जितनी भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, जितनी भी लाइट रेज इसके पैरेलल आएंगी, वो सारी लाइट रेज क्या होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक ही पॉइंट से होके जाएंगी, किसी एक ही पॉइंट्स होके जाएंगी। ठीक है, ये देखिए एक ही कॉमन पॉइंट्स होके जाएंगे। जिस भी कॉमन पॉइंट्स होके जाएंगे ना, वो कहाँ पे होगा, आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, और उसी पॉइंट को हम क्या कह देंगे, फोकस कह देंगे। क्यों, क्योंकि जिस चीज पे सब की नजरें हो, हम बोलते हैं कि भैया ये फोकस में है ना, आप ही के ऊपर फोकस है। इस पूरे शादी में आपने जो लहंगा पहना, वाह 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 वाह, कि आप ही के ऊपर फोकस है। इसमें जो आपका कुर्ता है ना, देख के लोग बस आप ही के ऊपर निगाहें जमी हुई हैं। तो भैया जितने भी लाइट रेज यहाँ से आई, वो सारी लाइट रेज क्या हुई, मुड़ के इसी पॉइंट को देखने लगी, टकराने के बाद इसी पॉइंट से होके जाना पसंद किया। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को फोकस। और किससे दिखाएंगे, कैपिटल एफ से दिखाएंगे इसको। ये तो हो गई किसकी बात, कनकेव मिरर की। ये हो गई कनकेव मिरर की, यानी कि अवतल दर्पण की। इसी की जगह पे अगर उत्तल दर्पण हो तो थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा चेंजेस है। क्यों चेंजेस है, क्योंकि देखिए मैं फिगर बनाऊंगा और आप तुरंत पकड़ लेंगे कि चेंजेस क्यों है और क्या है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब सर अंदर पेंट तो कीजिए। ठीक है, पेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी है, पोल से हमने थोड़ी दूरी पे क्या सपोज कर लिया, हमने सपोज कर लिया
सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, इतना चीज तो क्लियर है। अब ये जो था ये तो कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी नेचर का था, तो इसने लाइट रेज को क्या किया, इकट्ठा कर दिया एक जगह पे। बट ये कैसा है, ये हमारा अपसारी प्रवृत्ति का है यानी कि डाइवर्जेंट नेचर का है। तो इसके ऊपर जो लाइट रेज पड़ेंगी, इसके ऊपर जो लाइट रेज पड़ेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो छिटक जाएंगी। यहाँ पे जो पैरेलल आएंगी लाइट रेज ना, ये जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी ना यहाँ पे, ये क्या होंगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद भाग जाएंगी बाहर, भाग जाएंगी बाहर, ये भी भाग जाएगा बाहर, ये भी भाग जाएगा बाहर। अब बोलेंगे अरे सर ये तो भाग रहा है तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, आपने कहा जिस पॉइंट पे मिलेगी वही फोकस होगा। तो यही तो अंतर है कि इस पॉइंट को हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो लगेगा कि जैसे ये लोग क्या हो रही है, अंदर से कहीं से रिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट से वापस आ रही है, इसके पीछे से, मिरर के पीछे से रिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट से ही आ रही हैं। और सबको आप पीछे मिलाएंगे ना तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगी। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे हम कह देंगे फोकस। आई बात समझ में, इतना ही अंतर है। फिगर जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, अगर समझ में आ गया हो थम्स अप दीजिए और तुरंत हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन। आ जाइए, पहले लिख लेते हैं इंग्लिश में, द लाइट रेज coming parallel to the principal axis goes through, और या तो जाती है एक ही पॉइंट से या आती प्रतीत होती हैं, seems to coming from a common point after reflection। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो क्या होंगी, गोज थ्रू, वो जाएंगी, या फिर सीम्स टू कमिंग फ्रॉम, ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो आ रही हैं, या तो वो जाएंगी किस वाले केस में, कनकेव वाले केस में, कन्वेक्स वाले केस में वो प्रतीत होगा कि वो वहां से आ रही हैं, है ना। कब, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट से, आफ्टर, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। किससे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस से। रिफ्लेक्टिव सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद वो या तो एक ही पॉइंट पे जाएंगी या एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी। इन दोनों केसेस में हम क्या कह देंगे उस पॉइंट को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस, कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, वो हमको प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। एंड रिप्रेजेंटेड बाई, किससे दिखाया जाएगा इसको, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ। इसको हम कैपिटल एफ से दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और हम तब तक नीचे हिंदी में इसको लिख देते हैं। इसी का हिंदी वर्जन क्या होगा बताइए जल्दी से। मुख्य अक्ष के समांतर, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्किप कर सकते हैं, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है ताकि सारे लोग पढ़ सके और सारे लोग बढ़ सके। ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी वृद्धि, सबके लिए नॉलेज। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते
हैं या मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसका डेफिनेशन लिख लिया। बेहतरीन डेफिनेशन, ऐसा डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, आपको किसी साइड बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको जरूर से नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। ये बहुत ही आसान है, जब आपने फोकस को समझ लिया ना तो लेंथ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ क्या होगी, बस हमने कहा ना पोल हमारा है, पोल को पकड़ो, पोल से डिस्टेंस खींच दो, पोल से फोकस का डिस्टेंस निकालो, दैट इज फोकल लेंथ। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फिगर बन गया, ये हमारा बन गया आपका मिरर, ये बना आपका पोल, ये बना आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बना आपका फोकस, ठीक है। अब इन सब को मिलाया तो जो हमारा डिस्टेंस आ गया कहाँ से, फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस आ गया हमारा, फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस आ गया, दैट इज स्मॉल एफ, यानी कि फोकस दूरी। बिल्कुल आसान, सिंपल। फोकस की दूरी कहाँ से दूरी नापेंगे, पोल से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तो ध्रुव से फोकस की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। थोड़ा पहले मैं बताना भूल गया था, फोकस दूरी जो होती है ना एफ, जो स्मॉल एफ फोकस दूरी होती है, ये हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या इसको हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमेशा फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये भी हम कह सकते हैं। और इस चीज को हम आने वाली वीडियोस में प्रूफ भी करेंगे कि कैसे फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की दोगुनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आइए जल्दी से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दर्पण का द्वारक, यानी कि अपर्चर ऑफ मिरर। क्या पढ़ेंगे, अपर्चर ऑफ मिरर। फटाफट इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। बहुत आसान है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। इसको छोटे वाले एफ से दिखाते हैं। हिंदी में लिखना चाहे इसका डेफिनेशन तो फटाफट से लिख लेते हैं कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, इसे भी स्मॉल एफ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस बात को भी आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। और आइए देखते हैं अपनी लास्ट टॉपिक, जिसको कहेंगे द अपर्चर ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण का द्वारक। तो लास्ट टॉपिक हमारी है अपर्चर ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण का द्वारक। इसको सीख लेते हैं और फिर आज की छोटी सी क्लास को ख़त्म करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो को देखे होंगे और इस वीडियो को आप शेयर भी किए होंगे, लाइक भी किए होंगे, ताकि हमें भी हौसला मिले, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम इतनी रात को जो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं इसको सिलसिला को जारी रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपर्चर ऑफ मिरर यानी दर्पण का द्वारक क्या होगा। हमारा ये दर्पण है, इस दर्पण का जो ये कर्व सरफेस एरिया है, जो कर्व एरिया है, ठीक है, इस एरिया को अगर हम नाम दे दें M1 M2, ठीक है, तो इसके जो लेंथ है, जो इसकी लेंथ है, इस पूरे एरिया की जो लेंथ है, ये इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, द अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। गेट, द्वार माने गेट, जो ये गेट खुला हुआ है, जितने भाग पे लाइट टकरा सकती है आके, वही तो होगा। किसी भी कमरे के अंदर जाने का एक ही रास्ता होता है, वो है उसका द्वार, उसका जो गेट होता है। गेट से
कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता है और जा सकता है बाहर, ठीक है। उसी तरीके से लाइट तभी रिफ्लेक्ट होगी जब इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किसी पॉइंट पे पड़ेगी, और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो लेंथ है वही कहलाएगा आपका अपर्चर ऑफ मिरर या फिर दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ कर्व्ड सरफेस, द लेंथ ऑफ कर्व्ड सरफेस, द लेंथ ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। द लेंथ ऑफ कर्व्ड reflecting surface of mirror is known as aperture of mirror। तो अगर हम बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, क्या करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं कि हमें अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा। किसका? मिरर का अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा, उससे क्वांटिटी ऑफ लाइट ज़्यादा आ सकेगी। अपर्चर मिरर का अगर बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा सकेगी, परावर्तक सतह को छू पाएगी। अगर हम दर्पण का द्वारक बढ़ा दें, यानी कमरे का गेट अगर हम थोड़ा चौड़ा कर दें तो ज़्यादा लोग एक साथ अंदर आ सकते हैं। कमरे का गेट छोटा कर दें तो कम से कम लोग अंदर आ पाएंगे। इसी तरीके से दर्पण के द्वारक को बढ़ा दें तो कम से कम प्रकाश की किरणें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की किरणें अंदर आ पाएंगी, और अगर दर्पण के द्वारक को छोटा कर दें तो कम से कम प्रकाश की किरणें ही उससे परावर्तित हो पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। दर्पण के परावर्तक सतह की लंबाई, दर्पण के परावर्तक सतह की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये लास्ट टॉपिक भी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था स्फेरिकल मिरर से संबंधित, हमने कनकेव कन्वेक्स मिरर पढ़ लिया है, और ये सारे डिफिनेशंस को उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझाया जा सके। कोई अगर चीज़ें आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट में लिखिए उस चीज़ को, हम उस चीज़ को फिर से बताने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को और अच्छे से सिखाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप पूरी वीडियोज़ को देखते होंगे। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये कोई प्रैंक वीडियो नहीं है, इसलिए इसको देखने वाले भी लोग कम होते हैं। तो आपके शेयर करने से ही ये वीडियोस आगे बढ़ पाएंगी। अदरवाइज यूट्यूब के नॉर्म्स में बहुत सारे टीचर्स पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जिनका वीडियो डेली आता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि उसको देखने वाले लोग कम होते हैं। आप जैसे बच्चे जो मेहनत से पढ़ रहे हैं वही सिर्फ इस चीज़ को देखेंगे, है ना। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल का ये वीडियो जो है आप इसको आगे बढ़ाइए ताकि मोटिवेशन मिले, हम ऐसे वीडियो बनाते रहें, हम भी सीखते रहें, आप भी सीखते रहें, हम भी आगे बढ़ते रहें, आप भी आगे बढ़ते रहें, ठीक है। इस उम्मीद के साथ लेता हूँ आपसे आज अलविदा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।